अब आपने दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में अक्सर सुना होगा। एक ऑप्शन बाइंग है और दूसरा ऑप्शन सेलिंग है, जिसे ऑप्शंस राइटिंग भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन बाइंग के लिए यह कैसा है। मैंने आपको कई उदाहरण दिए हैं। एक छोटा उदाहरण फिर से जल्दी से मूल रूप से होता है जब आप वास्तव में एक बीमा खरीद रहे होते हैं तो आप प्रीमियम पे करते हैं और यह प्रीमियम स्पष्ट रूप से नॉन रिफंडेबल है। केवल जब कोई बड़ी आपदा आती है जो उस समझौते में आती है तो आपको लंप सम पेमेंट किया जा रहा है, अन्यथा आपको पेमेंट नहीं किया जाता है। तो यह मूल रूप से एक कॉल ऑप्शन या एक व्यक्ति था जो एक ऑप्शन खरीद रहा है। अब उस मामले में एक सेलर है, क्योंकि जब भी आप कुछ खरीद रहे होते हैं तो ऑब्वियस रूप से एक सेलर होना चाहिए, है ना? अन्यथा समझौता कैसे होगा? एक समझौता हमेशा दो लोगों के बीच होता है, एक बायर है और एक सेलर है। बीमा के हमारे उदाहरण में सेलर कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सही अनुमान लगाया, बीमा कंपनी। अब समझने की कोशिश करें कि इस मामले में अब बायर और सेलर या ऑप्शन राइटर के आसपास इतनी बहस क्यों चल रही है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि उनके बैंक बैलेंस में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? क्या यह आप, वह व्यक्ति है जो बीमा ले रहा है, या बीमा कंपनी? यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह बीमा कंपनी है जिसकी जेब में सबसे अधिक पैसा है और भारतीय शेयर बाजारों में ठीक यही होता है। इसके अलावा जब हम विशेष रूप से ऑप्शन सेलर के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके पास तैनात करने के लिए बड़ी राशि है। वे हैं जिन्हें वे एक निश्चित समय के बाद मार्केट मेकर्स भी कह सकते हैं, और यही कारण है यह डिटेल्ड एनालिसिस जो हम उन ऑप्शंस में करते हैं जिन्हें हम निश्चित रूप से इस विशेष मॉड्यूल में कवर करने जा रहे हैं, एक सेलर के नजरिए से है, क्योंकि आप या मैं बाजारों को मूव नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, हम वहां छोटे जीव हैं। ऐसे लोग हैं, संस्थाएं हैं, HNI हैं जिन्होंने दैनिक आधार पर 500 से 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और वे ही ओपन इंटरेस्ट का निर्माण करते हैं। वे हैं जो PCR डेटा से डील कर रहे हैं, और यही कारण है कि ऑप्शन सेलर को ज्यादा फायदा है। तो अब तक आप समझ गए हैं कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच क्या अंतर है। इसलिए ऑप्शन बायर वह है जो प्रीमियम पे करता है, जबकि ऑप्शन सेलर वह है जो बेच रहा है। लेकिन अब आपको इसमें शामिल जोखिमों के बारे में भी बात करनी चाहिए। जब मैं ऑप्शन बायर के बारे में बात कर रहा हूं, तो अब तक हमने सभी उदाहरणों के माध्यम से समझा है जोखिम उस प्रीमियम पर निर्भर है जो ऑप्शन बायर वास्तव में पे कर रहा है। लेकिन एक ऑप्शन सेलर यह अनलिमिटेड हो सकता है। कैसे? आइए बीमा के संदर्भ में एक उदाहरण लेते हैं। मैंने उस मामले के लिए एक बीमा कंपनी और शायद एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी को 20,000 रुपए का पेमेंट किया है, और अगले ही महीने अचानक बहुत सारी समस्याएं वास्तव में होने लगती हैं और मुझे अस्पताल में भर्ती होना है, और अब बीमा कंपनी को मुझे पे करना होगा क्योंकि मुझे क्लेम मिल गया है। जरा सोचिए, मेरे जैसे व्यक्ति को 100 गुणा करें, जैसे सैकड़ों अभिषेक इस तरह की चीज का दावा करने की कोशिश कर रहे हों। क्या आपको नहीं लगता कि यह बीमा उद्योग के लिए एक दर्द होगा? 2020 में उन लोगों के लिए ठीक यही हुआ जो यह नहीं समझते कि उस समय बीमा कंपनियां थोड़ी परेशानी में क्यों थीं, क्योंकि अचानक महामारी के कारण मामलों की बढ़ती संख्या और दावों की बढ़ती संख्या थी, जिसके कारण इस मामले में ऑप्शन सेलर या बीमा कंपनी को बड़ी मात्रा में पैसा पे करना पड़ा। इसी तरह शेयर बाजार में मान लें कि यदि आप ऑप्शन के बायर हैं और ऑप्शन पर 20 रुपए खर्च कर रहा है, तो आप इस 20 रुपए को खोने जा रहे हैं। लेकिन एक सेलर के रूप में जिसके साथ आपने यह समझौता किया था, मान लें कि वह 20 रुपए पर बेचा गया, लेकिन अचानक बाजार सेलर के खिलाफ चला जाता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। ये 40 तक जा सकता है, ये 100 तक जा सकता है, ये 200 तक जा सकता है। और मेरा विश्वास करो, शेयर बाजारों में बहुत सारे उदाहरण हैं। जापानी हेज फंडों के कुछ रीसेंट एग्जांपल्स के साथ अतीत में कुछ अन्य उदाहरण जहां ये चीजें हुई हैं और जहां ऑप्शन सेलिंग वास्तव में इस चीज पर भारी पड़ सकती है। इसलिए मैं यहां एक कल्पना को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप ऑप्शन सेलिंग सीखते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह इतना आसान नहीं है। ऑप्शन